गुड इवनिंग गाइस, मैं अजय विश्वकर्मा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आदित्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं साइंस के ग्रेविटी चैप्टर के से उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि इस समय कोरोना टाइम चल रहा है और आशा करता हूं कि आप सेफ और सुरक्षित अपने घर पे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त एक ऐसे वैज्ञानिक थे, वो थे क्या, गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी और सर्वप्रथम ये बताया था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं आकर्षित होती हैं। तो चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन ने दिया था। आइजैक न्यूटन वही थे जिन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, न्यूटन ने। क्या है इसका आंसर करेक्ट? न्यूटन। जो कि न्यूटन का जो संबंध होता है दूरी से, जैसे न्यूटन का जो फार्मूला होता है, जैसे बल F होता है गुरुत्वाकर्षण का, F वो होता है G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है ये फार्मूला, जो कि कैपिटल G जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल G से डिनोट करते हैं। और जो m होता है, जो हमारा m होता है m1 वो होता है पहला पिंड और m2 होता है दूसरा पिंड, और जो हमारा r होता है ये दोनों पिंडों की बीच की दूरी होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुरुत्व नहीं होता वहाँ बिल्कुल ही। क्या होता है? गुरुत्व बिल्कुल ही वहाँ नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या जो लास्ट ऑप्शन है अधिक गति से गतिवान होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ये हमारा जो प्रश्न पूछा है वो यूपीपीसीएस प्री में 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? जो पीसा है उसकी जो झुकी हुई मीनार है वो गिर नहीं जाती, उसका रीज़न क्या है? वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नवत स्थिति में रहता है, डी जो ऑप्शन है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो हमारा 6 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसी के कारण क्या होता है, ये झुकी हुई मीनार जो है पीसा की वो गिरती नहीं है। इसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो गुरुत्व केंद्र बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस तल से होकर गुजरती है।
अभी तक पिसा की जो मीनार है वो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के तल के अंदर रहती है और जो इसीलिए उसकी झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ये कि जो इसमें जो माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुके होने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो मीनार के तल से बाहर हो जाएगी और वह गिर पड़ेगी। बस इसी वजह से वो मीनार झुकी हुई मीनार के रूप में देखी जाती है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसके तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी उसके स्थान पर दोगुनी होती है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है। क्या होता है? इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। मतलब क्या होगा? ये एफ का जो होगा, जो हमारा F1 होगा वो क्या होगा? F2 के चौथा भाग के बराबर होगा। इसको जो हम बताते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जो F1 आपका है, जो F1 है, F1 मैं आपको बताना चाहूँगा, जो F1 है जो होता है इसका GMS/ME/R2 का मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक, जो कि MS होता है आपका सूर्य का द्रव्यमान, ठीक, और ME जो होता है अर्थ का द्रव्यमान मान लेते हैं, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक। और जो हमारा जो दूसरा समीकरण बनेगा, दूसरा समीकरण की तरफ जो हमारा होगा F2 होगा, वो हमारा होगा GMS/ME/R2R² हो जाएगा, 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होगा? इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। और जो इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में भाग देते हैं, F1/F2 करते हैं, तो ये क्या होगा? 4 क्या आएगा? 1 आएगा। ये सारी कट जाएंगी और क्या होगा? जो हमारा F2 होगा वो क्या हो जाएगा? F1/4 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा? अब जितना था, मतलब पृथ्वी का जो जितना था वो उसके 1/4 भाग क्या लगेगा? उसका गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? 0 होगा, ठीक, अपरिवर्तित होगा, परिवर्तनशील होगा। सभी ये ऑप्शन गलत हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपरिवर्तनशील होगा। जो जैसे अपरिवर्तित होगा, उसका जो भार है वो बदलेगा नहीं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि MPPCS प्री में पूछा गया था 1992 में। इसका जो रीजन होता है बदलने का नहीं, तो कहने का मतलब ये है, तो आदर्श परिस्थितियों में जो होता है वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए अगर जो इसको देखते हैं हम, तो किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पे उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण कभी भी बदलता नहीं है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा सभी साथ पहुंचेंगे। जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। इसका जो रीजन है वो रीजन हमारा है सेम वही रीजन है जो पहले का हमारा रीजन था। जैसे कि आदर्श परिस्थितियों में अगर जो हम प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं, तो किसी को भी समान ऊंचाई से गिराते हैं,
चाहे लकड़ी हो या मोम के समान आकार के टुकड़े हों, वो पृथ्वी पर समान तो मतलब समान ही गिरेंगे, एक समान ही गिरेंगे, एक साथ पहुंचेंगे पृथ्वी पर, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण जो बल हमारा लगता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका समान कार्य करता है दोनों पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो होगा, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। इसका जो रीजन होगा, इसका जो रीजन हमारा है, जो हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की जो गेंद है, अगर जो उसे एक समान गिराते हैं तो लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी, क्योंकि एक जगह वायु की अनुपस्थिति हम लेते हैं और दूसरी जगह वायु की उपस्थिति, एक जगह नगण्य मान लेते हैं, एक जगह वायु की उपस्थिति में काम करते हैं। तो क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और जो लोहे का टुकड़ा होगा वो पहले गिरेगा, क्योंकि वहाँ वायु की नगण्यता होती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सी, क्या होगा? भूमि पर दोनों ए और बी साथ पहुंचेंगे, क्योंकि क्या यही सेम 9वां क्वेश्चन का जो रीजन है वही होगा, क्योंकि पृथ्वी पे समान ऊंचाई से गिराते हैं तो दोनों वस्तुओं पे क्या होता है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण एक समान कार्य करता है, क्योंकि अगर जो वायु को हम नगण्य मानते हैं दोनों के ऊपर, तो क्या होगा? भूमि पर दोनों वस्तुएं क्या होंगी? एक साथ गिरेंगी और एक समय में गिरेंगी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा पहला कथन जो दिया है, चंद्रमा पर मानव का जो वजन है पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण क्या है इसमें? चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित में कूटों से उत्तर का चयन करना है। जो इसमें कथन दिया है उसके हिसाब से हमें क्या करना है? आंसर देखना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। कथन क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्टीकरण है। कहने का मतलब जो हमारा कथन है वो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कथन है वो उस कारण का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा हमारा है, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। और चौथा क्या है? कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। इसका जो कारण करेक्ट जो होगा वो मैं रीजन आपको बता देता हूँ। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान पृथ्वी पर होता है वो चंद्रमा की अपेक्षा 1/6वां भाग होता है। इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होता है। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण हमारा सही नहीं है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो हमारा 13 क्वेश्चन है, किसी पिंड का जो भार होता है वो पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है ये यूपी पीसीएस प्री 2006 में और यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ध्रुवों पर
सर्वाधिक होगा। इसका जो मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर क्या होता है अधिक होने के कारण पिंड का जो भार होता है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और क्या होता है ध्रुवों पर अधिक होता है, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, इसीलिए क्या होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर हमारा जो इसका मान होता है वो अधिकतम पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस मेंस के 2015 में पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सेम पिछले क्वेश्चन का जो रीजन है ये भी रीजन यहाँ भी लागू होता है, इसका भी सेम व्याख्या होगा। कहने का मतलब है जो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का जो भार होता है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये क्या होता है ये टोटली जो डिपेंड करता है हमारा F = mg होता है। ठीक, तो ये g के मान पे डिपेंड करता है। g का मान जो होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो क्या होता है भूमध्य रेखा पर कम होता है और क्या होता है ध्रुवों पे अधिक होता है। ठीक, इसी वजह से क्या होता है हमारा ध्रुवों पर मानव शरीर का भार हमेशा अधिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। एक जो पिंड का अधिकतम भार होता है वो किसमें अधिकतम होता है, वायु में होता है, जल में होता है, हाइड्रोजन में होता है या नाइट्रोजन में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा सी, हाइड्रोजन में क्या होता है किसी भी पिंड का जो भार होता है वो क्या होता है सबसे अधिक होता है। ये यूपी पीसीएस मेन में पूछा गया है, 2017 का प्रश्न है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है बहुत सारे परीक्षाओं में। तो इसका जो रीजन होगा वो मैं रीजन आपको बता देता हूँ। वो रीजन है इसमें किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है नियत रहता है। ठीक, उसका भार दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला क्या होता है इसका भार जो होता है गुरुत्व बल पे निर्भर करता है और पिंड पर लगने वाला उत्प्रेक्षा बल पे निर्भर करता है। ठीक, तो क्या होता है जो हाइड्रोजन होता है सबसे हल्का और विरल माध्यम होता है। इसी वजह से क्या होता है सर्वाधिक मान क्या होता है सर्वाधिक भार जो हमारा होता है वो हाइड्रोजन में सर्वाधिक माना गया है। चलते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 16। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय जो होता है विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शाया गया। इसमें क्या है समय और जो टाइम है t और विस्थापन जो इसमें d दिया है उसके बीच में संबंध बताना है। क्या संबंध बताना है गुरुत्व के अधीन जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप में गिराने से मतलब विपरीत दिशा में कौन सा सही है, क्या है इसमें कौन सा हमारा ग्राफ सही होगा वो हमें बताना है। तो इसका जो ग्राफ हमारा सही होगा वो होगा ग्राफ ए जो हमारा होगा क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी हम विरामावस्था से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्र रूप से गिरते हुए जो पिंड होता है वो हमेशा क्या होता है जो दूरी होता है स्पीड होती है उसकी चाल जो होती है 1/2 जो यस जो होता है हमारा 1/2g² के बराबर होता है, जो कि ये क्या है एक परवलयाकार का समीकरण है जो कि हमारा ग्राफ ए से मैच करता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है
एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसे कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था प्रारंभ करके आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तथा पिंड को पहुंचने में लगा समय जो है वो हमें ज्ञात करना है। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो जैसे दिया है, पहला है √2h/g, दूसरा ऑप्शन है √12/g, सी है 1/sin थीटा √2h/g, और तीसरा चौथा है d sin थीटा 2h/√2h/g। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा सी। ये हमारा जो होगा ये करेक्ट आंसर है। ये किससे लिया गया है आपको बताना चाहूँगा मैं। ये जो है कि कण जो चिकने आनत तल पर होते हैं वो जी के बजाय जी साइन थीटा के अंतर्गत गति करेंगे। जो होते हैं जी के न होकर जो आनत तल पे होते हैं, क्या होता है, ये जो आनत तल है ये क्या थीटा कोण बना रहा है, तो जी के बजाय क्या होता है जी साइन थीटा पे काम करते हैं। और क्या होता है यहाँ पे u जो होता है वो 0 हो जाता है, और जो यश का जो स्पीड का जो समीकरण हमारा बनता है ut प्लस हाफ gt जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा, यश बराबर 1/2gt स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, और वहाँ जो g होगा वो g किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी साइन थीटा पे रिप्लेस हो जाएगा, जी साइन थीटा पे रिप्लेस हो जाएगा। और जो होगा t होगा, t का जो हमारा फार्मूला होता है, t का सिंपल आपको पता ही होगा, इसका जो फार्मूला होता है 12/g साइन थीटा, ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा। इसके जगह पे इसको हम रख देंगे तो हमारा जो फार्मूला निकलेगा 1/sin थीटा √2h/g निकलेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हमारा 18 क्वेश्चन जो है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकेंड बाद उसका वेग होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ये IAS प्री में पूछा गया था 1998 में। ये कौन सा है, न्यूमेरिक के क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हम आपको हल करके बताते हैं। इसका जैसे इसमें ए क्या दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और जो क्या है टी दिया है 3 और u इसमें क्या है 0 है। ठीक, तो हम जानते हैं जैसे कि v बराबर क्या होता है u प्लस AT। ठीक, तो इसको हम रख देते हैं, इसका सीधी मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा v बराबर हो जाएगा हमारा 0 है, u तो 0 हमारा है, 9.8 है, इंटू 3 है, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 29.4 क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, मीटर सेकेंड। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रह गए, जैसे पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, मान लीजिए द्रव्यमान m है, ये भी किसकी है पृथ्वी की है। ठीक, तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और जो पृथ्वी की त्रिज्या है जैसे RE है वो क्या कर दिया जाए 1% इंक्रीज कर दिया जाए, नहीं डिक्रीज कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो पृथ्वी के तल पे g का मान क्या होगा, 0.5 बढ़ेगा, 0.2 बढ़ेगा, या 0.5 कम होगा, या 2% कम होगा। तो इसको बताना चाहूँगा मैं आपको क्या होता है इसका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तन होता है, जिससे dg जो होता है g इंटू 100 ले लेते हैं। ठीक, इसका इज इक्वल टू करते हैं तो क्या कर रहा है 2
इंटू डी आर जो है आर के इंटू 100 के बराबर परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको जब हम हल करते हैं तो किसने जो इसका जो मान है ई का जो मान है क्या है, ई का जो मान है जो 1% की वृद्धि हो रही है वो कितना वृद्धि हो रही है, एक यहाँ पे है जैसे 1 = 2 है तो कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, सीधा 2% की वृद्धि हो रही है इसमें। जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 2% बढ़ जाएगा। ठीक, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वही रखें और त्रिज्या 1% कम किया जाए उसकी त्रिज्या, तो जी का मान जो होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है वो क्या होता है, जो विनाशकारी भूकंप हम लोग देखते हैं जो आता है उस समय क्या होता है, गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण कितना होता है वो हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण जनित त्वरण जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण ठीक g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक, तो इसका जो दिया है वो क्या दिया है, जैसे ये इसका जो होगा हमारा करेक्ट आंसर वो होगा हमारा क्या होगा, इसका जो होगा सी होगा करेक्ट आंसर, सी कितना होगा 100 kg होगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, भारहीनता होती है। जो भारहीनता हमारी होती है वो क्या दिया है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर होती है या जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सी जो है निर्वात की स्थिति में और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में जो हमारा होता है भारहीनता की स्थिति क्रिएट होती है। इसका जो रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो होता है भारहीनता जो होता है वो अवस्था है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। तो हम जानते हैं कि पिंड का भार जो है W जो हमारा होता है तब mg होता है, m इंटू जी के बराबर होता है। ठीक, जहाँ m आपका होता है, m जो होता है आपका मास हो जाता है वस्तु का। ठीक, और g जो होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। तो इसका कुल मिला जुला के जो समीकरण हमारा बनता है वो होता है W बराबर g1 ठीक प्लस g2 इंटू m हो जाता है। ठीक, और टोटल निकल के आ जाता है 0। ठीक, इस स्थिति में क्या होता है हमारा 0 हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित क्रम में है। इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित क्रम इसमें सही है। ठीक, इसका जो मतलब सुमेलित करना है एक तरह से देखे जाए तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा होगा जैसे रेडियम दिया हुआ है। ठीक, रेडियम का कौन सा होगा, रेडियम का जो होगा वो रेडियम की खोज किसने की थी, रेडियम की जो खोज की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक, दूसरा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जो खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक, सी जो हमारा है एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने की थी। ठीक, तो एक्सरे की खोज की थी W के रोएजेंट ने। ठीक, और चौथा है चेचक, चेचक की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है
पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? इसका जो रीज़न दिया हुआ है हमारे पास, वो रीज़न है पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्य मंडल में चालयमान है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा बी। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। इसका जो रीज़न हमारा है, एक सिंपल सा रीज़न होता है, हम पृथ्वी की जो घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी जो गति होती है वो क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा यूपी पीसीएस के मेंस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से तैयार करें। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं, उन्हें भी देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सा परिणाम सही होगा? ठीक, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। ठीक, आज जो लास्ट है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक, इसका जो रीजन है, हम आपको रीजन बता देता हूँ। पृथ्वी के सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यदि अचानक उसे लुप्त हम कर देते हैं तो वस्तु का जो भार होता है वो शून्य हो जाता है, परंतु द्रव्यमान उसका क्या होता है, वही रहता है। द्रव्यमान में उसका कोई चेंजेज नहीं होते हैं। ये सारे जो होते हैं ये बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछता है, जैसे कि यूपी पीसीएस के मेंस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरते क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण होता है उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। क्या है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका जो रीजन मेन होता है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं जो हमारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं, दो प्रकार के बल पर कार्य करते हैं। एक क्या होता है, केंद्रीय बल होता है और दूसरा प्रवोच्छ बल होता है। प्रक्षोभ बल जो हमारा कहते हैं, वो केंद्रीय बल जो गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण का जो त्वरण प्राप्त करता है, पृथ्वी की वृत्तीय तथा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। और जो पृथ्वी नीचे नहीं गिरता, प्रक्षोभ बल के अंतर्गत जो होता है, वायुमंडलीय कर्षण पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और विकिरण दाब आदि से उत्पन्न बल के कारण आता है। जो इन बलों को योग यद्यपि कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, उपग्रह पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरते हैं और वो अपने जगह पे अस्थायी बने रहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा बी। कौन सा होगा, बी। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वही होता है। इसका जो भी करेक्ट आंसर, जो इसका जो रीजन होता है, वो रीजन इसका जो सेम 26 जो क्वेश्चन हमारा है वही इसका भी रीजन है। 27 नंबर क्वेश्चन का भी यही रीजन है। यहाँ भी दो बल हमारे काम करते हैं, केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल।
ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा है वो है एक भू उपग्रह, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से जो करेक्ट नहीं है उसे क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबक तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारिता किए रखता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल होता है। ठीक है, जैसे 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम माना जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था इतना ही क्वेश्चन था, जो कि 30 क्वेश्चन लिया गया था, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था, गलती से एक ही क्वेश्चन 2 बार हो गया था। तो आज का हमारा सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी गलतियाँ हमारे तरफ से की गई हैं उसे कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं, ताकि वो गलतियाँ हम आगे से ना दोहराएं, और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।